रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रेजोनेंस कंडीशन के बारे में, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंस कंडीशन व्हेन द करंट थ्रू इट हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कोई भी एलसीआर सर्किट रहेगा तो उसको हम जो करंट पास हो रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वो मैक्सिमम करंट सर्किट कह सकते हैं। जैसा कि हमने I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल। इसको हम मैक्सिमम कब कहेंगे? इसको मैक्सिमम हम तब कहेंगे, मैं पेन लेके दिखा रहा हूँ, आजा। आवाज सुनाई दे रहा है? सब कुछ सही है? चुक? हाँ सर। जब ये वैल्यू ये जो वैल्यू 0 हो जाए, अगर ये वैल्यू 0 हो जाता है तो नीचे में क्या बचेगा? आर स्क्वायर बचेगा, तो बाहर निकलेगा तो आर बन जाएगा। मतलब है जो जेड, ठीक है, जहां पे जेड जो है अपना आर, तो आर क्या है? जेड है यहाँ पे, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सी का होल स्क्वायर, ये था। तो यहाँ पे बोलोगे कि एक्सी कहाँ है? तो एक्सएल माइनस एक्सी, मतलब अगर एक्सएल माइनस, यही तो है ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी। एल है ओमेगा एल, हमने बोला कि ये मैक्सिमम वैल्यू करंट का तब मिलेगा अगर यहाँ आर स्क्वायर प्लस समथिंग, आर स्क्वायर प्लस समथिंग, तो ये तो बड़ा वैल्यू बना देगा। मैक्सिमम करने के लिए जो रूट के अंदर से कोई भी चीज, रूट के अंदर कितना रह सकता है? 0 या 0 की वैल्यू तो रह नहीं सकता, हम करना पड़ेगा। और मिनिमम हम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ये बात समझ में? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो इस कंडीशन में क्या टू एक्सी होगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सएल की जगह पे ओमेगा एल है और एक्सी की जगह पे 1 बाय ओमेगा एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0, मतलब ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी। जब ऐसा हो जाएगा तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। जैसे एक्सएल, तो एक्सी को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। इस संभव है, इसको मैं मिटा रहा हूँ जो भी फालतू का लिख दिया। ये समझ में आया इचू क्या नहीं आया? जो हमने बात बताया वो समझ में आया या नहीं? हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो ओमेगा सी ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? ओमेगा सी राइट साइड लेके चले जाएंगे, मतलब ये इसको मैं सोल्व करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ओमेगा नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ओमेगा बाय ओमेगा सी, ठीक है। ओमेगा को एल को राइट साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय, ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 बाय एल हो जाएगा। देखो, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर सी, ये हो गया। जहां पे जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर, बोलो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का स्क्वायर। ये बोला द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच द पीक वैल्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना होगा जब करंट अपने, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी I नॉट एट द पीक वैल्यू इज कॉल्ड द नेचुरल, फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे नेचुरल और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट डिनोट करते हैं। एफ आर इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट अंडर एलसी हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं, इसका तुमने स्क्रीनशॉट ले लो या फिर छापना है तो छाप लो। क्या लोगे? छापोगे क्या? सर स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ ले लो। रेजोनेंट कंडीशन, और ये मतलब इसका जगह छोड़ लो, क्योंकि मतलब बीच बीच में कुछ लिखने वाला, इसके लिए जगह छोड़ लो जितना भी छोड़ना है, ठीक है। इसको मैं क्रॉस किया, क्लोज एनीवे। व्हाइट बोर्ड पे देख लो, ये तो हमने उसके माध्यम से समझा दिया।
अब देखो, मान लो कि एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस, ये R ले लिया, ये L ले लिया और ये C ले लिया, और AC सप्लाई हमने इसको दे दिया। ये सब लिख लेना, साथ ही साथ लिख लेना, अच्छा रहेगा। तो E इज इक्वल टू यहाँ पे EMF जो है ये है E नॉट साइन ओमेगा टी, और रिजोनेंट कंडीशन में क्या है, रिजोनेंट कंडीशन में वही चीज है, इसको बस लिख के थोड़ा सा कर रहा है। एक्सएल इज इक्वल टू XC हुआ था, एक्सएल मीन्स ओमेगा C इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। तो रिजोनेंट कंडीशन के लिए क्या आया था, ओमेगा क्या आया था, ओमेगा R फॉर रिजोनेंट इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर LC आया था। जहां पे रिजोनेंट कंडीशन में Z इज इक्वल टू का था रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर एट रिजोनेंस XL इज इक्वल टू XC। लिखने से चीजों याद होगी और कुछ नहीं होगा, और Z इज इक्वल टू हो जाएगा R। तो Z इज इक्वल टू R किस केस में होता है, अब बोलोगे कि सर Z इज इक्वल टू R कैसे हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे ये वाले कंडीशन में XL माइनस XC का जो स्क्वायर है, मीन्स हम कहना चाह रहे हैं कि ये वाला वैल्यू जो पुट, अरे यार कलर चेंज हो जा भाई, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, एक सेकंड, कैसे है, हाँ। तो देखो ये वाला वैल्यू को हमने बोला था 0 होगा, ये वाला वैल्यू 0 होगा, क्या बचेगा अंदर में, Z इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, Z इज इक्वल टू R। तो ये बात हमने Z इज इक्वल टू R यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। नहीं भी लिखने से चलेगा, वो सब चीज है। उसके बाद Z इज इक्वल टू R हो जाता है तो क्या हो जाता है, कौन सा सर्किट बोलते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। देयरफॉर दिस इज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन। तो क्या होता है, वोल्टेज और करंट, बस ये दो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। देयरफॉर वोल्टेज एंड, वोल्टेज मतलब E की बात हो रही है, एंड I will be in सेम फेज। मीन्स यहाँ पे I नोट जो हो जाएगा E नोट डिवाइडेड बाय R क्यों लिख दिए, क्योंकि नीचे में तो अपना था रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर, ओमेगा L माइनस ओमेगा C हो गया 0, तो अंदर में बच गया R स्क्वायर बाहर निकला तो बन गया R। तो I नोट इज इक्वल टू E नोट बाय R, और जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना हो जाएगा, समझ रहे हो चूक मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2-3 कंक्लूजन पॉइंट था, बस उसी को लिखना था। फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 पाई रूट अंडर LC, ठीक है। अब बोलोगे कि सर ये कहाँ से आया, तो ये देखो ये यहाँ से आया, ये वाला पॉइंट ओमेगा R इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर LC था ना, तो ओमेगा को हम क्या लिखते हैं 2πf लिखते हैं, तो ओमेगा R मींस रेजोनेंट कंडीशन के लिए हम लिख रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा को लिखते हैं 2πf, तो इसको लिख देते हैं 2, यहाँ पे 2 देखो दिख रहा है ना, पाई FR, 2πfr इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर LC, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला 2 पाई जो है ये राइट साइड चला जाएगा, तो 1/2 पाई LC, पता चल गया कैसे है FR है जो। हाँ बोल दो। हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले लो, फटाफट लिखते रहना आराम से, बढ़िया से सजा दे जाके, दोनों जो स्लाइड है उसको मर्ज करके तुम बढ़िया से उसको बना देना एक, ठीक है। ये दोनों पॉइंट उसी स्लाइड में ऐड कर देना, कैसे आया वो कर देना, कर पाओगे ना, कैंसिल कर दो ना, फिर सेव नहीं होगा। हाँ सर। हाँ ग्रेस भी आ गया, अच्छी बात है, आज समय पे आया ग्रेस, क्लोज एनीवे। अब चलते हम फिर से अपने फोल्डर पे।
अब जो अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ऐसे करके हम करेंगे ना तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। देखो तो पूरा क्लियर दिख रहा है सब कुछ। ग्रेस ग्रेस रोकुम। हाँ सर दिख रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक सेकंड रुको। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीरीज रेजोनेंट सर्किट। पहला पॉइंट बोल रहा है रेजोनेंस अकर्स इन अ सीरीज व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू। ये तो तुमने पढ़ लिया। अब ये भी ने बताया, पहला पॉइंट यही रहेगा। दूसरा जो होगा इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर एलसी। भी या क्यों आया इम्पीडेंस जो है, इम्पीडेंस बोले तो जेड। एंड प्योरली रेजिस्टिव मींस जेड इज इक्वल टू आर वाला कंडीशन बता। समझ आ रहा है जो? हाँ सर। सुन पा रहे हो तुम लोग? एचयू काशिश रीजन ग्रेस। नेटवर्क कंडीशन शायद खराब हो गया था, मैं लेफ्ट हो गया था। आवाज जा रहा हाँ सर। है? लास्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस किए थे एचयू? एचयू लास्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सुन पा रहे हो? सर थर्ड पॉइंट खत्म हो गया। हाँ तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया और थर्ड पॉइंट भी हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम लोग को मैं पूछ रहा था तो तुम लोग बोल नहीं रहे थे, फिर मैंने चेक किया तो देखा कि मैं ही बाहर हूँ क्लास से। हाँ तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट था इम्पीडेंस एंड प्योरली रेजिस्टिव मींस जेड इज इक्वल टू आर। ठीक है, उसका मतलब करंट जो होगा मैक्स वैल्यू में होगा, मतलब ई नॉट बाय आर टू ई नॉट बाय आर रेजोनेंट कंडीशन। ठीक है, अंदर में तो होता है रूट अंडर आर स्क्वायर सी का होल स्क्वायर। तो ये सब हो गया था जीरो, तो आर स्क्वायर बाहर निकलेगा तो आर। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। सर्किट इज द मिक्स एंड इक्वल टू द ईआरएमएस का स्क्वायर। सर्किट में जो होगा पावर सर आपका आवाज कट रहा है। वो मैक्सिमम या मैक्सिमम होगा और इक्वल टू होगा किसके? कैरेक्टरिस्टिक्स है द फेज विद द वोल्टेज और द पावर फैक्टर इज। अचूक क्या हुआ? आवाज सर जा रहा आपका आवाज कट रहा है। है? अचूक आशीष सर आवाज कट कट के आ रहा है। सुन पा रहे हो तुम लोग? अभी एक सेकंड रुको, खोलता हूँ। लगता है कि एक सेकंड रुको।
अभी कैसा है? अभी आवाज कैसा है? चूक ठीक है सर। अभी सुन पा रहे हो? अभी जितना भी होना था आवाज लाने का हमने सब कुछ कर दिया। तो सर अभी भी कट रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वहां पे लिखा हुआ जो भी बात मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ लिखा हुआ है, उधर पे देख लो। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज द मैक्सिमम एंड इक्वल टू ERMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। द करंट इन द फेज विद द वोल्टेज और द यूनिटी। ठीक है, मतलब करंट जो होगा फेज में और द पावर फैक्टर इज द यूनिटी मींस cos फाई का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो ही अभी और भी है, एक सेकंड रुको। ये भी नहीं। सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक, सीरीज रिजोनेंस कैन अकर। ये हो गया सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सीरीज रिजोनेंस होगा वो आर के कोई भी वैल्यू के लिए, मतलब क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो अप्लाइड ईएमएफ के इक्वल होगा। कहने का मतलब कि जितना ईएमएफ प्रोड्यूस किया गया था, मतलब ठीक है, ई नॉट साइन उतना ही इसके अक्रॉस होगा। ये सब बात, जो सब बात तुम जानते हो वो सब वही बात। पॉइंट अक्रॉस द एल एंड difference of the 180 degree, and so their result is uh, फ्लड वोल्टेज अच्छा ठीक है, बोला गया कि एल और सी जो वो 180 डिग्री का होगा, मतलब रिजल्टेंट इज 0। यही पे बता दो क्या बनाया। यहाँ मान लो कि रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे सी सप्लाई दे दिया। ठीक है, तो इस क्रॉस जो हम वोल्ट 220 वोल्ट ई 120 वोल्ट, यहाँ से देखिए यार, तो ये 20 वोल्ट ही होगा। अब बोलोगे कि सर क्या 20 वोल्ट होगा, क्या बोलते हैं, और सी के क्रॉस के पे बढ़ेगा रेजिस्टेंस के, मतलब जो यहाँ पे जो होगा वो से ऊपर, अब तुम सर 220 आ गया, डिफरेंट और तीनों की से जो हम करके दिखा रहे हैं, हम दिखा नहीं सकते, तो फिर डायग्राम बनाना पड़ता है। उसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे अगर 220 प्लस 4 प्लस 400 यहाँ हम जब बनाते हैं पे हम सब थोड़ा सा देखना, और यहाँ ठीक है, जो तुम्हारा वी है वो VL ठीक है, 400 वोल्ट है। इधर पे जो कहता है 400 90 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिफरेंस 180 ये देखो, एल आर द फेज डिफरेंस 1/2 डिग्री, तो इन दोनों का फेज 80 डिग्री है, दोनों एक दूसरे 100 और जो 220 वोल्ट, लेकिन जो ऐसे करके जो हम समझ को एकदम सीरीज में जोड़ देते हैं में
आवाज नहीं जा रहा है क्या? ऐचुक, आशीष, ग्रेस, हेलो ऐचुक, आशीष बोलो। आशीष ढंग से बोलो ना, सुनाई नहीं दिया। हाँ सर। हम जो ये बात बता रहे थे ये समझ में आया? नहीं सर, कट रहा था, आवाज नहीं समझ में आया। ग्रेस, ऐचुक, नहीं सर। फिर से बताता हूँ। अभी तो आवाज ठीक है ना आशीष? यस सर, ठीक है। एक सेकंड, इसको कैंसिल कहाँ से करना है? यहाँ से क्लोज एनीवे। चलो ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। हम ये कहना चाह रहे थे, ये जो 7th नंबर का पॉइंट है, इसको समझने से पहले हम एक बात करते हैं। जैसे मान लो कि एक सर्किट है, ठीक है, RLC सर्किट। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ले लिया, जो हम पढ़ रहे थे और प्रैक्टिकली दोनों अलग हो जाएगा। ठीक है, ये हमने L ले लिया, ध्यान से समझना। ये हमने C ले लिया, ठीक है। इधर पे हमने EMF दिया। मान लो कि हमने जो EMF प्रोड्यूस किया, E इक्वल टू जो होता है E नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना, तो हमने ERMS जो दिया वो दिया 220 वोल्ट। तो रिजोनेंस कंडीशन में क्या होगा? जो R है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, VR जो होगा, ठीक है, VR जो होगा वो हो जाएगा 220 वोल्ट। यहाँ पे VL जो होगा ये हो जाएगा 400 वोल्ट, VC हो जाएगा 400 वोल्ट। मतलब ऐसा अगर हम कनेक्शन करते हैं, सीरीज में तीनों को जोड़ देते हैं RLC को, तो ऐसा हो जाएगा। बोलोगे कि सर 220 प्लस 400 प्लस 400, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब ये करोगे ये प्रैक्टिकल तुम्हें करवाए भी नहीं जाएंगे, तो ये हो जाएगा 220 वोल्ट। सर यहाँ पे तो टोटल मिला के 220 वोल्ट हो गया, हमारे पास तो था 220 ही वोल्ट, ये कैसे हो जाएगा? एक्चुअली में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, इसलिए हम इसको फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम में हम क्या करते हैं, करंट को ऐसे लेते हैं, ठीक है, VR लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो VL होता है वो लीड करता है 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे लीड करता है, मीन्स इधर होता है VL। और ये जो VC होता है वो लेग करता है 90 डिग्री ऐसे, तो यहाँ पे होता है VC। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों मिला के कितना हो गया? 180 डिग्री। VL को और VC को अगर देखें तो 180 डिग्री पे, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री है। VL VC ये भी 400 वोल्ट और ये भी 400 वोल्ट, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पड़ेगा RLC को। तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो 220 वोल्ट ही मिलेगा। ये बात समझ में आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, VRMS जो हमें मिलेगा, VRMS अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 220 वोल्ट ही, और पूरे सर्किट में भी यही मिलेगा। ये समझे चुका आशीष? हाँ सर। हाँ, ये यस मैं बता सर। रहा था। चलो अब चलते हैं अपने मुद्दे पे, जो वहां पे जो ये बात लिखा हुआ था वहां पे चलते हैं। मतलब वही चीज है जो हमने बारीकी से पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स। लोग बैठ कर रट्टा मारता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बात हम पढ़ाए हैं रेजिस्टिव के लिए, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली मतलब ये क्या हुआ, तो बैठ जाए इधर पे। तो इन सब के लिए जो बात पढ़े थे वही सारा चीज यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में हमने लिख दिया। यहाँ पे तो कचरा हो गया, ये तो मैंने मिटा दिया था, फिर कहाँ से गया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसमें देख लो, मैं बोल देता हूँ, कहीं कहीं तुम्हें नहीं दिखेगा तो अनुमान लगा लेना। इसको मैं मिटा नहीं सकता, बैक जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। 9th नंबर पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, द वोल्टेज अक्रॉस द L एंड C, ठीक है, L के अक्रॉस VL और VC की बात हो रही है, ठीक है, इक्वल एंड हैव द फेज डिफरेंस ऑफ द 180 डिग्री, सो देयर रिजल्टेंट इज 0। आ गया समझ में ये पॉइंट? अचूक 9th नंबर। हाँ सर। 8 नंबर लिखा हुआ है, द वोल्टेज अक्रॉस द R इज इक्वल टू द 10th नंबर, द वोल्टेज अक्रॉस द L एंड C आर वेरी है। देखो लिखा हुआ ना जो बात मैं बोल रहा था, एज कंपेयर टू द अप्लाइड वोल्टेज। जैसे हमने 220 वोल्ट दिया तो 400 या 400 से ऊपर चला जाएगा, काफी ज्यादा चला जाएगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो L के अक्रॉस और C के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो काफी ज्यादा होगा, और हेंस अ सीरीज LCR सर्किट इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ लार्ज मैग्निफिकेशन ऑफ द AC वोल्टेज। 11th नंबर पॉइंट, द सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एन एक्सेप्टर सर्किट। सीरीज रेजोनेंट सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी आर फेड टू इट, जब बहुत सारे फ्रीक्वेंसी इधर पे होंगे तो इट एक्सेप्ट ओनली वन फ्रीक्वेंसी FR,
एंड रिजेक्ट ऑल अदर फ्रीक्वेंसी, दिस करंट इज मैक्सिमम फॉर द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यही वाला जो कंडीशन है जो तुम्हारा रेडियो में भी यूज होता है। रेडियो में पहले ट्रांसमीटर लगे होते थे, ऐसे गोल गोल घुमाते थे, जो कैपेसिटर होता था वो मूव करता रहता था, और जहां पे उसको मतलब बहुत सारे फ्रीक्वेंसी मिलते थे, उनमें से जो सबसे बेस्ट जहाँ पे आई नोट मैक्सिमम होता था उसको कैच कर लेता था, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता था। कभी कभी जब हम ट्यूनिंग करते थे उस कंडीशन में नॉइज आ जाता था, दो फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता था। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एंटीना लगा के हम उसको एक फ्रीक्वेंसी को पकड़ाते थे। रेडियो जब बचपन में बजाया होगा तो ये एक्सपीरियंस होगा, अदरवाइज तुम्हें ये सब बात समझ में नहीं आया होगा। रेडियो बजाए थे बचपन में किसी ने? अब तो डिजिटलाइजेशन आ गया, डिजिटल रेडियो आ गया है, सीधा बटन दबाते हो सीधा पकड़ लेता है, घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखा है घुमाने वाला रेडियो जो था इच्छुक? हाँ सर देखा है। हाँ, उसमें ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के पकड़ाते थे ना, ट्यूनिंग करते थे ना। सर ट्यूनिंग करते हुए नहीं दिखा, पर समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। हम लोग ने किया भी है, तुम प्रैक्टिकली इस चीज को नहीं किए हो। चलो ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब एक नोट पॉइंट है, इसमें नहीं है वो लिख लो। वैसे जानते हो जो हम लिखाने वाले हैं, इसको कैसे हटाऊं? ओपन अ न्यू व्हाइट बोर्ड। अरे भाई न्यू ही चाहिए यार, पुराना नहीं चाहिए। नोट पॉइंट लिखो कुछ, 2-4 पॉइंट। नहीं तो नहीं लिखोगे तो छोड़ दो, इसको तुम स्क्रीनशॉट भी ले लेना, सीरियल वाइज स्क्रीनशॉट रहेगा, उसको लिख लेना, अच्छा रहेगा ना ग्रेस? Resonance occurs in a series LCR circuit when XL is equal to XC। रेजोनेंस तभी एकर करेगा। प्रीति एक कपड़ा दे दो, कोई कपड़ा दे पोंछने के लिए, कॉटन देना। ला वही ला, नीचे में गिरा है वो, है वो रे वो बड़ा सा लाना, मारेंगे कपाट फोड़ देंगे तुम्हें। पूछेंगे इसको। हाँ, रेजोनेंस occur in a series LCR circuit when XL is equal to XC। मतलब जब XL equal to XC होगा तभी रेजोनेंस occur करेगा, रेजोनेंस होगा। और ओमेगा आर जो होगा ये हो जाएगा 1/√LC। अभी अभी हमने पढ़ा था। देखो LCR सर्किट होना चाहिए तभी रेजोनेंस होगा। अगर ओनली LR सर्किट है, अगर ओनली LR सर्किट है या फिर ओनली CR सर्किट है, ठीक है, तो रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, LCR सर्किट में रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट, for resonance to occur, the presence of both L and C element in the circuit is essential। रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस होगा तो इसके लिए L और C दोनों एलिमेंट होने चाहिए। ओनली, पता नहीं आज लिखा क्यों नहीं रहा है, प्रॉब्लम लगता है, इंटरनेट अभी भी स्लो है। कहाँ गया? हाँ, ओनली देन द voltage L and C जो कि दोनों being 180 degree out of phase will cancel each other and current amplitude will be E naught by R, that is
the total source voltage will appear across और हमने जितना सारा डिस्कशन किया उसी को हमने 2 पॉइंट में लिख लिया। हमने लिखा कि रेजोनेंस तभी होगा जब L और C दोनों एलिमेंट मतलब सर्किट में होंगे और L और C जो होंगे वो मतलब 180 डिग्री पे होंगे, मतलब उनके फेज डिफरेंस जो होगा 180 डिग्री होगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। करंट एम्पलीट्यूड जो होगा तुम्हारा E नॉट बाय R होगा और टोटल सोर्स ऑफ वोल्टेज जो होगा रजिस्टर के अक्रॉस जो होगा वही होगा, क्योंकि L और C के अक्रॉस जो था वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। so we cannot have resonance in the LR and LC circuit। ये भी लास्ट में लिखना चाहो तो वैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि LR और LC सर्किट नहीं होगा, इसको तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। so we cannot have resonance in LR and LC सर्किट लास्ट में। तो ये बात आ गया समझ में। हाँ सर। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हेडिंग मैं तो लिख नहीं रहा हूँ, लिखना तो पड़ेगा, चलो इसको लिख लो। सर हाँ सर मैं लास्ट वाला लाइन नहीं लिख पाया था, आप फिर से देना पिछला स्लाइड। अच्छा लास्ट वाला नहीं लिख पाया। will cancel each other and current amplitude will be E naught by R, that is the total source voltage will appear across R। फुल स्टॉप उसके बाद अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। so we cannot have resonance in LR and LC circuit। यहाँ पे लिखा हुआ है LR and LC सर्किट बॉक्स के अंदर। so we cannot have resonance in LR and LC सर्किट। अनुमान से जगह छोड़ लो और कुछ कुछ चीजें जब लिखने की बात आती है ना तो लिख भी लिया करो तो थोड़ा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चूक अगला टॉपिक दो, सर लिखिए। शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ, आज 11th का क्लास कैंसिल कर दिया, आज मन नहीं हो रहा था पढ़ाने का। रेजोनेंस, छठ पूजा का प्रसाद खाने चला गया था दिलीप के घर, इसके बाद बिकोज के घर चला गया, फिर आने के बाद बोले कि चलो। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्यू फैक्टर जिसको हम क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पे आगे में, क्वालिटी फैक्टर। एक फिगर बनाते हैं छोटा सा, इधर पे हो गया आई नॉट और एक कर्व बनाते हैं, शार्पनेस से रिलेटेड चीज है लाइक दिस। दूसरा कर्व थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, तीसरा कर्व बुक में मिल जाएगा तुम्हें, ये एकदम इस टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये है आई नॉट और इस साइड पे है ये जो मिडिल वाला है लाइन पिक जहाँ पे मिल रहा है, तीनों पिक पे ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया नीचे वाला कर्व मेरा, थोड़ा इस टाइप से होगा, थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। नहीं तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, इधर पे है ओमेगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे है आई नॉट। तो यहाँ पे मैं मेनली ये बताना चाह रहा हूँ कि लो आर होगा तो करंट पिक पे होगा, मैक्सिमम होगा, मीन्स ये वाला जो कर्व है ये है लो आर के लिए, ठीक है। ये वाला जो है ये है मॉडरेट आर के लिए मॉडरेट आर के लिए, और ये वाला जो कर्व है वो है हाई आर के लिए। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट कम होगा, मॉडरेट रेजिस्टेंस होगा मॉडरेट करंट होगा, लो रेजिस्टेंस होगा हाई करंट होगा। अब लिखो, ये फिगर बना लिए, फटाफट रेफरेंस बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कारीगरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आवाज जा रहा है नहीं चुक, अभी ठीक है ना नेटवर्क कनेक्शन? हाँ सर। लिखो, फिगर shows the variation of the current amplitude I naught in a series LCR circuit। Figure shows the variation of the current amplitude I naught in a series LCR circuit with angular frequency omega r।
ये जो फिगर दिया गया है वो करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट जो कि एलसीआर सर्किट में होगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर के बीच का दिया गया है फॉर 3 डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर for 3 different value of r. Full stop. The current amplitude has the peak. The current amplitude has a peak at a resonant frequency. At a resonant frequency, omega r is equal to 1 by LC. And falls to the zero. FASS falls to zero in either direction. Next, the resonant frequency is independent of R. The resonant frequency is independent of R, but the sharpness of peak depend on R. Repeat कर रहा हूँ, the resonant frequency is independent of R, but the sharpness of the peak depend on R. Full stop. The peak is higher for the smaller value of R. The peak is higher for the smaller value of R. Full stop. Thus the लिख लेने में छूट नहीं रहा है ना कुछ एचोकासिस ग्रेस हेलो एचू सुन पा रहे हो सर फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा रिपीट कर दीजिए इस पॉइंट के बाद हाँ पूरा अच्छा ठीक है ये कंप्लीट करा के रिपीट कर दूं The peak is higher for the smaller value of R. Full stop. Thus the resonance is sharp. SHARP. For a smaller R, for a small R, and a flat one for large R. Full stop. Next point. The sharpness of the resonance is measured by a. The sharpness of resonance is measured by a coefficient called the quality or Q factor of the circuit. The sharpness of the resonance is measured by a coefficient called the quality or Q factor of the circuit. हम अभी बात कर रहे हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या फिर क्वालिटी फैक्टर या फिर क्यू फैक्टर ठीक है तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया है द फिगर रिपीट कर रहा हूँ द फिगर shows the variation of the current amplitude I naught in a series LCR circuit with a angular frequency omega r, comma for 3 different value of the r. The current amplitude has a peak at the resonant frequency omega r is equal to 1 by root under LC and falls to the zero in the either direction. Full stop. The resonant frequency is the independent of the R, but the sharpness of the peak depend on the R. मतलब resonant frequency जो होगा R पे depend नहीं करेगा और sharpness जो है मतलब peak जो है वो R पे depend करेगा. The peak is higher for the smaller value of R. मतलब जहाँ पे R का वैल्यू लो होगा वहाँ पे peak ज्यादा होगा. Thus the resonance is sharp for the small R. और resonance जो होगा वो sharp होगा small R के लिए मतलब मैक्सिमम करंट हमें मिलेगा एंड द फ्लैट वन फॉर द लार्ज आर और लार्ज आर के लिए मिनिमम आई नॉट मिलेगा मतलब फ्लैट टाइप का ग्राफ बनेगा जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय अ कोएफिशिएंट कॉल्ड द क्वालिटी फैक्टर जो शार्पनेस होता है रेजोनेंस का उसको हम क्वालिटी फैक्टर से मेजर करते हैं जिसको क्यू फैक्टर भी हम बोलते हैं ठीक है आई नोट जो होता है अपना ये होता है ई नोट बाय आर देख लो ये से अगर आर मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई नॉट R घटेगा तो आई नॉट बढ़ेगा R अगर बढ़ेगा तो आई नॉट घटेगा ये तो पहले से ही तुम जानते हो एक सेकंड प्रीति प्रीति ओए उधर पे हमारा बोतल में पानी होगा वो लेके आ मेरा बोतल पूरा इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ चलते हैं अपने तो
नेट लगता है फिर से स्लो हो गया, फाइल ओपन होने में देरी। हाँ आ गया। तो देखो यहाँ पे दो ग्राफ दिए गए हैं, ये भी है, सेम चीज है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर दिख रहा है। तो यहाँ पे दो डिफिनेशन दिए गए हैं, बस थोड़ा सा गहराई में जाके उसको मतलब समझ के देखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो पहला तो ग्राफ जो हमने बनाया था वो है, दूसरा वाला ग्राफ अलग है। कहाँ गया मेरा मार्कर, ग्रीन कलर लेता हूँ, अच्छा दिखेगा। एक सेकंड रुको। तो देखो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर जो होगा, क्यू जो होगा वो होगा ओमेगा आर डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब बोलोगे कि सर ओमेगा आर क्या है, तो ये रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है ये बैंडविड्थ है। तो ये ओमेगा आर तो ऊपर में ही रहेगा, और बैंडविड्थ जो होगा वो होगा 2 डेल्टा ओमेगा। ये 2 डेल्टा ओमेगा कैसे होगा ये मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और बाकी क्या लिखा हुआ है, द क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, जो ऊपर में फॉर्मूला उसी को लिखा गया है, to the difference in the two frequency taken on both side of the resonant frequency, such that at each frequency the current amplitude becomes the 1 by root under 2। ये 2 है, z नहीं है, ये 2 है। becomes 1 by root under 2 times of the value of the resonant frequency, means q is equal to omega divided by 2 delta omega, और वही पहले वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। और इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये वाला ग्राफ अगर हम देखें तो ये बैंडविड्थ जो दिखाया गया है, यहाँ पे एक्चुअली पावर की बात करें यहाँ पे सब, अरे यार कहाँ गया, तो लिखा क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड। तो इस जगह पर अगर हम बात करें, थोड़ा लेट डिलीवरी हो रहा है, एक सेकंड को नेटवर्क देखने दो। सब कुछ मान लो कि यहाँ पे पी नोट मिल रहा है हमें, पी नोट, ये जो दूसरा जो इधर पे एरो मार्क दिखा गया इस जगह पे, तो इस पे तो यहाँ पे जो पी होगा वो क्या हो जाएगा, पी नोट बाय 2, जितना भी पी नोट था उसका टू। इस पे मार्कर, बारे में मुझे आवाज जा रहा है मेरा सही? हाँ सर। तभी आवाज किस हो रहा था नैचुक जब मैंने बंद किया था? हाँ सर। चलो अभी आएगा, अभी देखो फास्ट काम कर रहा है, जब नेटवर्क जाता है तो ये
पेन भी चलना स्लो हो जाता है, पता नहीं क्या कनेक्शन है इसका इससे। हाँ तो हम थे यहाँ पे। देखो मैं ये कहने वाला था कि चलो एक बार कलर ले लूं, कोई बात नहीं, कितना भी कुछ हो जाए हम अपना स्पीड को कम नहीं होने देंगे अभी, वरना फिर बिगड़ जाएगा सारा काम। देखो यहाँ पे सपोज करो जो सेकंड वाला ग्राफ है, इसमें कि जो पावर है वो पी नॉट है, ठीक है, पी नॉट है, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जो पी होगा ये हो जाएगा पी नॉट बाय 2, ये हम अभी लाने वाले हैं, कैसे होगा ये भी बताएंगे, ठीक है। पॉइंट्स पी इज इक्वल टू, यहाँ पे पी इज इक्वल टू पी नॉट बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, डेल्टा ओमेगा, और ये वाला जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा ये पूरा हो जाएगा बैंडविड्थ, जिसको बोलते हैं 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। और नीचे का थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ग्राफ का थोड़ा सा नीचे का पोर्शन कट गया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो इधर पे हमने एक्सिस बना दिया, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा 2, मैं एरो से दिखा रहा हूँ, तुम समझ जाना, इससे नीचे मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये है ओमेगा 1, और बीच वाला तो तुम्हें पता ही है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये है ओमेगा आर। बात समझे मैंने क्या बोला, ग्राफ समझे या नहीं? चूक, ये जो 3 लाइन मिल रहा है एक्स एक्सिस पे, पहला वाला जो लाइन मिल रहा है ओमेगा 1 पे मिल रहा है, दूसरा वाला ओमेगा आर, तीसरा वाला ओमेगा 2, ठीक है। ये जो बैंडविड्थ है यही है डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ये जो छोटे छोटे बैंडविड्थ बने हैं दो, एक और ये एक, ये दो दोनों मिला के 2 डेल्टा ओमेगा बना है, ठीक है। अब ये कैसे बना है ये देखते हैं। अगर मान लो कि पी नोट जो है अपना, पी नोट जो हो मतलब होता फॉर्मूला लिखा पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो आई नोट का स्क्वायर आर टी नहीं, आई नोट स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो आई नोट क्या था अपना ई नोट बाय आर, तो ई नोट बाय आर इसका स्क्वायर इनटू आर, ठीक है। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा ई नोट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के साथ एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा ई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये चाहो तो तुम लिख सकते हो, पी नोट क्या आ गया ई नोट स्क्वायर बाय आर। अब देखो पी हाफ अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, अच्छा इधर पे देखता हूँ कोशिश करके, यहाँ पे अगर हम पी हाफ निकालते हैं, पी हाफ HALF, थोड़ा मार्कर पतला कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, तो पी हाफ क्या हो जाएगा, पी हाफ हो जाएगा पी नोट का आधा, हाफ इंटू पी नोट, ठीक है। और पी नोट अभी अभी हमने निकाला, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू ई नोट का स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर के केस में ये हो गया तुम्हारा, V को इधर ले आते हैं तो वी आर इज इक्वल टू आई, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, आई स्क्वायर आर, यहाँ पे जो V है V को लिख दो आई आर, मतलब यहाँ पे ई नोट जो है ई नोट को हम लिख देते हैं आई आर, तो ई नोट का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आई आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर, तो देखो आर का स्क्वायर से एक आर कट जाएगा तो क्या बचेगा आई स्क्वायर आर बचेगा, ठीक है। तो आ गया, तो ये क्या आ जाएगा अपना आई स्क्वायर आर, ठीक है। क्या आया आई स्क्वायर आर, पी हाफ मीन्स हाफ पी नोट, ठीक है, हाफ पी नोट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नोट डिवाइडेड बाय √2 आर, यहाँ से जो अपना आएगा आई, ये आएगा ई नोट डिवाइडेड बाय √2 आर, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये करके दिखाओ या समझ गए, हाफ पी नोट इज इक्वल टू, जैसे लिखोगे हाफ पी नोट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आर को इधर ले आओगे तो हो जाएगा ना,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ से पे जो हमने निकाला हाफ पी नोट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा पी नोट बाय 2r इज इक्वल टू आई स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर पी नोट बाय 2r, तो √2 आ जाएगा अंदर, आर आ जाएगा बाहर। अब पी नोट जो है तुम्हारा ये कहाँ गया, कहाँ पी नोट कहाँ गया भाई, पी नोट बाय 2r, एक सेकंड रुको, तो इसको फ्रेशली करना पड़ेगा, यहाँ पे मिक्स सिप खींच लिया गया। यहाँ तक ठीक है, आई स्क्वायर आर आ गया और यहाँ से आई इज इक्वल टू एक रिलेशन है, ये सेकंड वाला इसी में किसी को रिलेट करके आता है। बैक जाने में इतना प्रॉब्लम क्यों है रे कक्का। पी हाफ जो होगा हाफ पी नोट हो जाएगा, ठीक है, पी हाफ इज इक्वल टू HALF, हाफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी नोट, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे हाफ ऑफ पी नोट कितना है ई नोट बाय आर का स्क्वायर, यहीं से कुछ आएगा, ठीक है, ई नोट स्क्वायर बाय आर है, ठीक है, तो ई नोट स्क्वायर बाय आर, ओम्स लॉ से हम इसको लिख देंगे ई नोट के स्क्वायर को लिख देंगे आई आर स्क्वायर बाय आर, ठीक है, आर कट गया तो यहाँ से आ जाएगा हाफ ये हाफ बच रहा था, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, तुम लोग भी दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा, एक रिलेशन है वो हमें लाना है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू ई नोट बाय √2r, ई नोट बाय √2r। ग्रेस कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, आर कट जाएगा तो आई आर, किसके साथ इसका रिलेट करना होगा, चलो देखते हैं इस रिलेशन को बाद में, यहाँ पे किसी आपस में ये रिलेट होके आता है, ठीक है, ये प्रूफ हो जाता है। चलो छोड़ो इसको, छोड़ो, करते हैं हम इसको बाद में, आएगा दिमाग में फिर से। Q इज इक्वल टू ओमेगा आर डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा आर डिवाइडेड बाय ये 2 डेल्टा ओमेगा जो है ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मीन्स जिसको बैंडविड्थ बोलते हैं, और ये इसके बाद ओमेगा मतलब 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा, ये किधर से इसका डेरिवेशन इसका शायद कोई डेरिवेशन नहीं है, ये शायद एम्पिरिकल रिलेशन ही है, ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा आर को आर बोलेंगे, और ओमेगा आर फिर ये एल भी तो आ रहा है, कुछ तो लफड़ा है, फॉर्मूला ये सही लिखा हुआ है पर इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, इसको देख लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यहाँ से क्यू ये वाला फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो नहीं पा रहा है पता नहीं क्यों। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/ओमेगा आर, चलो इस फॉर्मूला को देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, शार्पनेस का फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऐचुक सुन पा रहे हो, ऐचुक आशीष? हाँ सर।
ये जो 2-3 फॉर्मूले है ना, ये Yes, फॉर्मूले sir. सही लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैं बताना चाह रहा था, पर वैसे तो ये रटा दिया जाता है स्कूल में, एग्जाम वगैरह में ये रट के काम। जो क्वालिटी फैक्टर जो होता है तुम्हारा ओमेगा आर बाय 2 डेल्टा ओमेगा होता है, ओमेगा आर ही होता है, और 2 डेल्टा ओमेगा जो है ये, हाँ देखो, ये देखो यहाँ पे आया अभी, तो 2 डेल्टा ओमेगा जो ये है, तो ये हो गया तुम्हारा ये डेल्टा ओमेगा और ये डेल्टा ओमेगा, दोनों मिला के 2 डेल्टा ओमेगा, और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यहाँ तक तो है। लेकिन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यार कहाँ से, ये वाला पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसका देखेंगे डेरिवेशन, ठीक है। ये देख के मैं इसको बताऊंगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ओमेगा आर एल बाय आर, ये वाला टर्म थोड़ा सा दिमाग में, लेकिन ये फॉर्मूला से इसको रट्टा मारना है एग्जाम के लिए, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे कोई, कुछ बोल रहे थे इच्छुक आशीष, चलो कोई बात नहीं। तो इसका डेरिवेशन जो है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। इसके बाद और क्या पढ़ना है, इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये जो ऐसे ग्राफ बना था, यहाँ पे जो था तुम्हारा 1 2 3 लाइनिंग जो दिखा था, तो ये था ओमेगा 1, ये था ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जिसको 2 डेल्टा ओमेगा बोलते हैं, जिसको बैंडविड्थ बोलते हैं। जितना ज्यादा क्यू फैक्टर होगा, द लार्जर द वैल्यू ऑफ द क्यू फैक्टर, द स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ द 2 डेल्टा ओमेगा। मतलब जितना क्यू फैक्टर ज्यादा होगा, बैंडविड्थ उतना कम होगा। अब बैंडविड्थ अगर शार्पर होता है तो पीक जो मतलब करंट जो है वो पीक को अटेंड करेगा, मींस क्यू फैक्टर जो हो जाएगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ओमेगा आर डिवाइडेड बाय, ये देखो ओमेगा आर, ये भी ओमेगा है और नीचे में है 2 डेल्टा ओमेगा, तो ये ओमेगा ओमेगा दोनों का यूनिट सेम होगा, दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यही था तुम्हारा क्यू फैक्टर का कॉन्सेप्ट। आगे जो है ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो रिसीवर, ठीक है। अगला टॉपिक है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो रिसीवर, चलते हैं उस पर। ये एक डेरिवेशन जो बच गया वो मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा, मेरे समझ से बाहर चला गया पता नहीं। डेरिवेशन वैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हम करा के तुम्हें देते हैं, इसलिए कराएंगे उसको भी। और ट्यूनिंग का स्लाइड पीछे था, ये देखो। द ट्यूनिंग ऑफ द सर्किट ऑफ अ रेडियो और टीवी इज एन एग्जांपल ऑफ द एलसीआर रिजोनेंट सर्किट। जो हमने तभी बोला था कि एलसीआर रिजोनेंट सर्किट का जो एग्जांपल है वो है टीवी और रेडियो। उसमें जो सिग्नल आर ट्रांसमिटेड बाय द डिफरेंट स्टेशन एट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। बहुत सारे रेडियो स्टेशन होते हैं जिन पे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के सिग्नल छोड़े जाते हैं जो रेडियो कैच करता है। दिस फ्रीक्वेंसी आर पिक्ड अप बाय द एंटीना एंड द corresponding to this frequency a number of the voltage appear across the series LCR circuit, but the maximum current flow through the circuit for that AC voltage which has a frequency equal to the FR equal to 1 by 2 pi root under LC। मतलब जो बात हमने तभी बताया था कि जो मतलब जहां पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वो वाला फ्रीक्वेंसी कैच करेगा, और ये जो होगा FR इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 2 पाई LC। ये जो सारे वैल्यू पुट करके जितना पे आएगा वही वाला कैच करेगा। इफ क्यू वैल्यू ऑफ द सर्किट इज लार्ज, क्वालिटी वैल्यू जो होता है सर्किट का ज्यादा होता है, द सिग्नल ऑफ द अदर स्टेशन विल बी द वीक। बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द एडजस्टेबल कैपेसिटर, जो हम बोल रहे थे ट्यूनिंग करना, द सिग्नल फ्रॉम द डिजायर्ड स्टेशन कैन बी ट्यून्ड। ये टॉपिक आया समझ में या नहीं आया? ये जो है ये कैपेसिटर जो देखा गया यही मूव करता रहता है, जो रेडियो है इसमें ये इस डायरेक्शन में मूव करता रहता है, इधर से इधर की तरफ, और जहां पे उसको मिल जाता है वो कैच कर लेता है। एचुक एचुक हेलो, सुन पा रहे हो? हाँ सर। चलो अब क्या पढ़ना है?
अभी 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूला सब जो हमने पीछे दिखाया उसका वैसे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डे हम तुमको कराएंगे ये दोनों फॉर्मूला, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ द क्यू फैक्टर ये जो था यही फॉर्मूला बार बार घूम घूम के आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला को सेट कर लो दिमाग में, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, दोनों का ले लो स्क्रीनशॉट, एक इसका ले लो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो रिसीवर और इसका, और उसके बेस पे हम 4-5 न्यूमेरिकल अभी करने वाले हैं। अगर कुछ इसमें हमें बताना हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे इसके डेरिवेशन को। नहीं तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा ये सारे स्लाइड्स। हो गया। अब देखो न्यूमेरिकल है, एक फिगर है, लिखो क्लोज एनीवे। फिगर shows series LCR circuit with L is equal to 5H। ये जो L दिए हुए है ये 5H दिए हुए हैं। C is equal to 80 माइक्रोफराड, C is equal to 80 μF and R is equal to 40 ओम। R जो है ये है 40 ओम, R इक्वल टू 40 ओम। लिखते हुए जाना, डायग्राम बाद में बना सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं मिटाऊंगा मैं। इस टाइप का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 220 वोल्ट सोर्स, ये जो है 220 वोल्ट दिए हुए, ठीक है। तो कैलकुलेट फर्स्ट नंबर द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हिच ड्राइव्स द सर्किट एट अ रेजोनेंस। मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हिच ड्राइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस मींस ओमेगा आर हमें निकालना है, ठीक है। तो ओमेगा आर पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, रूट अंडर 1/√अंडर LC डायरेक्ट हो जाएगा 1/√अंडर, ठीक है। L कितना है 5, तो 5 इंटू C कितना है 80 μF, तो 80 इंटू 10 टू द पावर -6। आसान क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके आएगा आंसर 50 रेडियन पर सेकेंड। इसको सॉल्व करके देखना आंसर, जो जितना न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ VIP न्यूमेरिकल है, इस टाइप के आते हैं। और जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है सारे पे बेस्ट मैं एक एक न्यूमेरिकल कोशिश करता हूँ कि लाऊं। ये ज्यादातर NCERT बुक की होते हैं और बाकी जो अरोड़ा का बुक है वहां से भी मैं ले आता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं बोला था, सेकंड नंबर पॉइंट इसका लिख लो, द करंट एट द रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे कितना करंट आएगा, तो लिखो एट रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कंडीशन Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R हो जाएगा। और ये जब Z इज इक्वल टू R होगा तो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा तो IRMS जो होगा वो होगा VRMS डिवाइडेड बाय Z मींस VRMS और Z इज इक्वल टू R हो जाता है यहाँ पे, तो बाय R, ठीक है। मतलब 240 और रेजिस्टेंस है 40 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कटेगा 24/4 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नैचुक या नहीं? नैचुक हाँ सर। थर्ड जो पॉइंट है इसमें जो पूछा है वो पूछा है कि RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट द रेजोनेंस। थर्ड पॉइंट जो पूछा है द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस, ठीक है। मींस VRMS अक्रॉस द कैपेसिटर C, ये पूछा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IRMS इंटू XC। तो IRMS को IRMS ही रहने देते हैं और XC को हम लिख देते हैं 1/ω/RC, ठीक है। XC इज इक्वल टू 1/ω/C, R लिख दिया रेजिस्टिव प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इसलिए। तो I कितना आया अभी अभी निकाले थे 6 एम्पियर यहाँ पे, ठीक है। तो 6 इंटू 1/ω
ये हो जाएगा तुम्हारा 50 रेडियन निकाले थे ना ओमेगा आर, हाँ यहाँ पे तो 50 हाँ इनटू सी कितना है, सी है तुम्हारा 80, तो 80 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये नियरली आ जाएगा 1500 वोल्ट के आसपास। क्वेश्चन अगर पूरा अच्छे से नहीं लिखो तो डायग्राम भी देख के, फिगर देख के भी समझ जाओगे, क्योंकि फिगर गिवन है। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल था। एक और न्यूमेरिकल लिखो, 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं, सारे टॉपिक पे एक-एक कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं। करते करते तुम परेशान हो जाओगे, इतने न्यूमेरिकल है, लेकिन ज्यादा करके भी कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन लिखो, अ रेजिस्टेंस ऑफ द 2 ओम, a resistance of 2 ohm, comma, a coil of the inductance 0.01 H are connected in a series with a capacitor. Repeat कर रहा हूँ, a resistance of the 2 ohm, comma, a coil of the inductance 0.01 H are connected in series with a capacitor, comma, and put across a 220 volt 50 hertz supply. सर हाँ, सर एक लाइन फिर से रिपीट करना। रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ द 2 ओम, R इज इक्वल टू 2 ओम, मैं लिखते भी जाता हूँ और बोलते भी जा रहा हूँ फिर से, comma, a coil of the inductance 0.01 L is equal to 0.01 H are connected in a series with a capacitor and put across a 220 volt. मीन्स ERMS जो दिया हुआ है वो 220 वोल्ट दिया हुआ है, और क्या, एंड 50 हर्ट्ज मीन्स फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वो 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। फुल स्टॉप। Calculate point number 1, the capacitance of the capacitor. Capacitance of the capacitor, so that the circuit resonates. मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है ताकि सर्किट रिजोनेट्स हो जाए। तो इसका शुरुआत तो यही से हो जाएगा। एफ आर हमारे पास गिवन है, एफ आर इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, और एल सी आजाद हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर एल को, नहीं तो एक काम करते हैं, सी को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा तो सी बन जाएगा, और एफ आर स्क्वायर को राइट साइड ले आते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/4 पाई स्क्वायर एफ आर का स्क्वायर। ये चुक समझ आ रहा है ना आशीष, ऐसा हो जाएगा। तो सी का ही वैल्यू हमें पूछा है तो ये निकाल लेंगे, 1/4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी एफ आर जो है 50 हर्ट्ज है तो 50 का स्क्वायर, और ये जो 3 हमने लिया है 3.14 लेना था, परंतु मैंने एक बात बताना भूल गया, पाई का वैल्यू बोला है 3 लेने के लिए, क्वेश्चन में बोला गया है टेक पाई इक्वल टू 3, इसलिए हमने पाई लिया। ठीक है, और क्या बच गया, सी बच गया। हाँ देखो सी छूट गया है, नहीं सी तो चला गया है, 4 पाई स्क्वायर एफ आर हो गया 50 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 1/900 अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, और ये आ जाएगा 0.001 एफ। मीन्स हम इसको और भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, 0.0011 है। ठीक है, 11 एफ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11 इंटू 10 टू द पावर -4 एफ, ये आएगा आंसर इसको सॉल्व करोगे तो। उसके बाद सेकंड पॉइंट पूछा है, द करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजिस्टेंस। सेकंड पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, लिखना हो तो लिख सकते हो, द करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन में पूछ रहा है कि करंट और वोल्टेज कितना होगा, तो करंट तो डायरेक्ट तुम निकाल लोगे यहाँ से, करंट मींस आई आर एम एस, तो ये तो बचपन से पढ़ते हैं, ई आर एम एस डिवाइडेड बाय आर, तो ई आर एम एस हो गया 200 डिवाइडेड बाय आर,
आर तो यहाँ पे 2 ओम दिया हुआ था, तो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 100 एम्पियर। आसानी से हो गया। ठीक है। थर्ड नंबर नहीं है, उसी में पूछा है। सेकंड नंबर में पूछा है कि द करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो वोल्टेज निकालेंगे, मीन्स वी आर एम एस और सी ये निकालेंगे कैपेसिटर के अबाउट। तो ये क्या हो जाएगा, आई आर एम एस, इससे पहले वाले में भी ये चीज निकाले थे, इंटू एक्स सी। तो आई आर एम एस को आई आर एम एस ही रहने दो, पिछले क्वेश्चन में भी ये काम हमने किया था। और एक्स सी को लिख देते हैं ओमेगा आर इंटू सी, ओमेगा आर इंटू सी। ठीक है, रिजोनेंट कंडीशन में पूछा है तो ओमेगा आर दे दिए। तो ये हो जाएगा आई आर एम एस इंटू 1 बाय ओमेगा आर को लिख देते हैं 2 पाई एफ आर, 2 पाई एफ आर। पाई का वैल्यू 3 बोला यूज करने, तो हम 3 यूज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। पॉइंट विन डालोगे तो गड़बड़ आ जाएगा, इंटू सी। अब सारा वैल्यू हमें पता चल गया, डाल देते हैं। आई कितना निकला, हाँ ऊपर में है, ये रहा 100, आई को मैं ढूंढ रहा था। तो आई आर एम एस आ गया 100 इंटू 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 2 इंटू ले लिख दिया। आशीष बोलेगा कि सर का नहीं लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू एफ आर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, ये देखो 50, तो 50 इंटू सी 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 भाई साहब, हाँ 11 इंटू 10 टू द पावर लास्ट में हमने निकाला यहाँ पे देखो। ठीक है, तो 11 इंटू 10 टू द पावर -4। जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, बीच का स्टेप करता हूँ, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया। 303.03 वोल्ट, 03 वोल्ट, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन समझ में चुका आशीष, ग्रेस? हाँ सर। आते हैं इस टाइप का कुछ देखना, जब तुम अभी एग्जाम दोगे ना प्री बोर्ड वगैरह, तो देखना जितना क्वेश्चन कराया है उसमें सब कोई ना कोई जरूर आएगा, कोई ना कोई का ज्यादातर आएगा, 70-80% आएगा कॉपी से ही। हाँ, अगर अलग भी आता है तो मेथड सेम होगा, बस थोड़ा सा बदलाव कर देगा, कुछ डाटा उटा बदल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन है, इसके बाद तेरा ये टॉपिक खत्म कर देंगे, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब इस चैप्टर का ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन है, अ रेडियो वेव ऑफ द वेवलेंथ 300 मीटर, a radio wave of wavelength 300 meter can be transmitted by a transmission center। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, टाइम बहुत हो गया, बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए नहीं हो पाया। a radio wave of wavelength 300 meter can be transmitted by a transmission center, full stop। a conductor of the capacity 2.4 microfarad is available। सर हाँ, आपकी आवाज कट रही है सर। चलो 1 मिनट चुप हो जाते हैं, देखते हैं, जब आने लगे तो बोलना कि सर आने लगा। अभी सही है सर। सही है। देखो, और रेडियो हाँ वेव सर। ऑफ वेवलेंथ 300 मीटर, एक रेडियो वेव है जिसका वेवलेंथ 300 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 300 मीटर कैन बी ट्रांसमिटेड बाय अ ट्रांसमिशन सेंटर, फुल स्टॉप। अ कंडक्टर, सॉरी अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 2.4 माइक्रोफैराड, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर ही। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है 2.4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, इज अवेलेबल, फुल स्टॉप। Calculate the inductance of the required coil for resistance। Calculate the inductance of the required coil for resonance। मतलब हमें L का वैल्यू पूछ दिया, लेमडा दिया हुआ है, C दिया हुआ है और L इज इक्वल टू पूछ दिया। तो जैसा कि हमने पढ़ा था C इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, C इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ से F क्या हो जाएगा, C बाय लेमडा। अरे बचपन में नहीं पढ़ा था, V इज इक्वल टू ऐसा करके नहीं पढ़ा था, लेमडा इंटू न्यू लेमडा, साउंड वगैरह वाला भी। ठीक है, बस वैसा ही कुछ है। ठीक है, इसी टाइप का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे न्यू जो होता था, ये न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी होता था। ठीक है, तो यहाँ पे एफ लिखा गया है, और ये लेमडा ही है, याद है एचूक?
या भुला गए? साउंड चैप्टर में नहीं हाँ पढ़े थे जी। V इज इक्वल टू न्यू लेमडा, तो न्यू जो है वही फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, और लेमडा तो लेमडा ही लगा हुआ है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, न्यू लेमडा ऐसे, हाँ लेमडा ही है, और सी जो है तुम्हारा वेलोसिटी है, ठीक है ना, यहाँ पे भी था वेलोसिटी, सेम फॉर्मूला है, तो एफ इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, तो सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸, ठीक है, ये दिया हुआ नहीं है, दिमाग से लगाना, और लेमडा है वेवलेंथ जब ये आया तो ये भी आ जाएगा, तो 300, ठीक है, ये आ जाएगा 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है ना। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो f इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर LC, तो यहाँ से तो नहीं निकलेगा डायरेक्ट, चलो स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, LC का हो जाएगा, रूट में लगा है तो LC हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया एफ स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें L पूछा है, जैसे वहाँ पे C निकाले थे ना पिछले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे L, दोनों क्वेश्चन हमने थोड़ा थोड़ा अलग टाइप का लिया था, तो यहाँ पे L जो निकालेंगे यहाँ से L को लेफ्ट साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और एफ स्क्वायर को इधर भेज देंगे डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर C, तभी क्या आया था C इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर, एफ L आया था, यहाँ पे C आया, दोनों में बस इतना डिफरेंस है, तो इसका वैल्यू डाल देंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 लेना, इसमें कोई स्पेशल हिंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इंटू एफ दिया हुआ है तुम्हारा, हाँ ऊपर में गिवन है 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है, मतलब हमने निकाल लिया है इसको, तो यहाँ पे डाल देंगे 10⁶ का स्क्वायर, तो 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है, इंटू सी कितना है, सी, हाँ ऊपर में दिया हुआ 2.4 माइक्रोफराड, मतलब 2.4 इंटू 10⁻⁻⁶, इस सब को पूरा सोल्व करिएगा बढ़िया से, जगह की भी कमी है, हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 1.055 इंटू 10⁸ ये आ जाएगा आंसर। जो एक डेरिवेशन नहीं हम कर पा रहे थे, गलत हो रहा था, उसको मैं होगा तो कॉपी में करके भेज दूंगा, स्टेप्स क्लियर करके लिख दूंगा, तुम उसको समझ लेना, ठीक है, फिर भी ना समझ में आए तो समझा देंगे। एक छाप लिए क्या, नेक्स्ट पे चले, एक छोटा सा और क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं, उसमें बैंडविड्थ निकालना है, इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो, मुश्किल लग रहा है क्या, इशू क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल मुश्किल है क्या, या ठीक ठाक है? ठीक ठाक है सर। हाँ इसी टाइप के आएंगे, उतना ज्यादा मुश्किल भी जो बोलोगे ना नहीं आएंगे, मुश्किल आएंगे तो जो हर टॉपिक पे एक आध बस निकल जाता है, केस 1 2 3 जो दिया रहता है वही है, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ज्यादा टेंशन में मत जीना, जितना कराए वो कर लेना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 4-5 साल का कर लेना, फाड़ के रख दोगे एग्जाम के। हाँ थ्योरी पूरा याद होना चाहिए, कहाँ से कौन सा कंसेप्ट उठा ले कोई नहीं जानता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आखिरी क्वेश्चन है आज के क्लास का, बहुत लंबा सेशन हो गया, 10 बज गया। आज जो ये कर लेंगे तो अपना 60% सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर 3 दिन और पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही लंबे सेशन में पढ़ना पड़ेगा तो खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे एग्जाम से पहले ये खत्म कर दें ये चैप्टर। इन अ सीरीज LCR सर्किट, कॉमा द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 800 हर्ट्ज, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR जो दिया हुआ है वो 800 हर्ट्ज दिया हुआ है, फुल स्टॉप। द हाफ पावर पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड एट द फ्रीक्वेंसी, द हाफ पावर पॉइंट्स, जो बात मैं तभी बता रहा था ना, जो डेरिवेशन तो अटक गया था, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो समझ में आ जाएगा तुम्हें। द हाफ पावर पॉइंट आर ऑब्टेन्ड एट द फ्रीक्वेंसी 745 एंड 855, मीन्स एक फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है F1 जो दिया हुआ है वो 745 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा फ्रीक्वेंसी F2 जो दिया हुआ है वो 855 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार का ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पे होता था P0, हाफ पावर हमने पढ़ा था, तो हाफ पावर मतलब यहाँ पे आया था P इज इक्वल टू P0/2, और यहाँ पे भी आया था P0/2 इज इक्वल टू P, तो ये वाले पॉइंट को हम नीचे लाए थे, जो दिख नहीं रहा था ग्राफ में, मिट गया था, ये था ω1, और ये वाला जो था ये था ω2, और बैंडविड्थ क्या होता था ω2 माइनस ω1, बोलोगे कि सर बीच वाला पीक वाला ये क्या था, तो ये था ωr, ठीक है, तो
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है f1, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है f2, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है fr। ये समझ रहे हो, ये वाला थ्योरी था ना। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन मैं पहले पूरा बोल देता हूँ, मैंने पूरा बोला ही नहीं। In a series LCR circuit, the resonant frequency is 800 Hz. Full stop. The half power point are obtained at the frequency 745 and 855 Hz. Full stop. Calculate the Q factor of the circuit. Calculate the Q factor of the circuit. ये जो Q factor वाला, इस पे थ्योरी नहीं आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। अब तक कभी भी थ्योरी नहीं आया है, ठीक है, तो इसलिए इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कैलकुलेट द Q factor of the circuit. फुल स्टॉप। आल्सो कैलकुलेट द बैंडविड्थ। तो क्यू फैक्टर और बैंडविड्थ पूछा है, मजेदार क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दे देगा। तो क्यू फैक्टर निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा आर डिवाइडेड बाय, देखा था ना फॉर्मूला, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। कभी कभी ओमेगा का वैल्यू दे देगा, तो 2 डेल्टा ओमेगा, मतलब वो फॉर्मूला पे भी एक न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ सर, इसको कैसे निकाले, इसमें तो ना ओमेगा आर है, ना ओमेगा 2 है, ना ओमेगा 1 है, नहीं है तो क्या है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो ओमेगा आर क्या हो जाएगा 2 पाई एफ आर, नीचे में ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 हो जाएगा 2 पाई एफ 2, 2 पाई एफ 2 माइनस 2 पाई एफ 1, 2 पाई एफ 1, 2 पाई को कॉमन लेके काट देते हैं, तो क्या बचेगा एफ आर डिवाइडेड बाय एफ 2 माइनस एफ 1। समझ में आ गया ग्रेस, मजा आ गया। तो एफ आर देखो दिया हुआ है ऊपर में 800, एफ 2 दिया हुआ है 855 माइनस 745। समझ में आया ग्रेस या नहीं आशीष? जीरो जीरो कैंसिल, 80 बाय 11, तो ये आ जाएगा 7.27 आंसर। ये डायमेंशनलेस यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगा, दोनों का यूनिट कट जाएगा, ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी है, सॉरी ओमेगा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है बैंडविड्थ कितना होगा। सेकंड में पूछा है बैंडविड्थ कितना होगा, BANDWIDTH। तो ये तो पढ़े ही थे कि F2 माइनस F1, ठीक है। तो F2 कितना है 855 माइनस F1 कितना है 745, ऊपर में निकाल 110, नीचे में लिखा हुआ वही हो जाएगा 110 हर्ट्ज। तो मेरे कहने का मतलब मैंने ज्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं कराया, 3-4 न्यूमेरिकल कराया, इससे तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। इसमें और भी एक न्यूमेरिकल बन रहा है इस पे, मतलब बैंडविड्थ और क्यू फैक्टर पे बेस्ड, ठीक है। तो तुम बुक से भी देख के कर सकते हो, आइडिया हमने दे दिया कैसे सॉल्व करना, ये हमने सिखा दिया, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में। अगला जो होगा वो होगा पावर इन द एसी सर्किट, ठीक है, पावर इन एसी सर्किट। और उसके बाद होगा ट्रांसफार्मर, और उसके एसी जनरेटर। एसी जनरेटर तो तुम लोग को आता है, लेकिन फिर भी एक बार हम कराएंगे, कोशिश रहेगा में इस चैप्टर को खत्म कर दें, ठीक है ना। और आगे के चैप्टर छोटे छोटे आएंगे, जितना हमने एक एक चैप्टर में जितना टाइम लगा उतने में 2 निकलेंगे, ऐसे ऐसे चैप्टर भी हैं जो वेव ऑप्टिक्स वगैरह सब में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद। काट दूं, कुछ पूछना है?